तो आप सेल डिवीज़न में आपको मेनली क्या पढ़ना होता है? आपको माइटोसिस, मियोसिस इन सारी चीज़ों को पढ़ना होता है। तो बेसिकली सेल्स जो होती हैं वो सेल्स नई सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं और आपने ये पढ़ा भी है कि रुडोल्फ विर्चो ने बोला था कि ओमनी सेलुला ए सेलुला, यानी हर जो एक नई सेल होती है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से उसका फॉर्मेशन होता है। तो कोई भी नई सेल जो होती है वो हमेशा अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी जो सेल पहले से मौजूद होती है उसी सेल से उसका फॉर्मेशन होता है। तो एक पेरेंट सेल से मदर सेल के बनने के प्रोसेस को ही सेल डिवीजन कहा जाता है। तो सेल डिवीजन बहुत आसान है। इसमें क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल फ्रॉम द पेरेंट सेल। ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल फ्रॉम पेरेंट सेल, इसी को आप क्या बोलते हो? सेल डिवीजन कहते हो। अच्छा, वो तो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, वो हमेशा सिंगल सेल से स्टार्ट होता है। उसकी बॉडी का फॉर्मेशन हमेशा सिंगल सेल से होता है। नहीं, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो सिंगल सेल से ही बनना चालू होता है। इवन जितने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे हम सब भी हुए, तो हम सब भी एक सिंगल सेल से ही बनते हैं। हम सब भी एक सिंगल सेल जाइगोट से ही बनते हैं, आपको पता होगा। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म दुनिया में है, आइदर दे आर यूनिसेलुलर और दे मल्टी सेलुलर, सब बने होते हैं सिंगल सेल से ही। उनकी बॉडी का फॉर्मेशन इनिशियल स्टेज में वो सिंगल सेल ही होते हैं। आगे चलकर उन्हीं सेल्स में डिवीजन और डिफरेंशिएशन के बाद मल्टी सेलुलर बॉडी बनती है। ठीक है ना। और जैसा कि मैंने आपको बताया एक स्टेटमेंट कि ईच न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कोई भी नई सेल जो होती है वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ईच न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है ना। यही तो रुडोल्फ विर्चो ने बोला था, और ये सही भी है कि जितनी भी प्री एग्जिस्टिंग, जितनी भी डॉटर सेल्स होती है वो हमेशा जो है मदर सेल से अपने अपने मदर सेल से बनते हैं। तो उसी को तो बोला जा रहा है ईच न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अच्छा, एक क्वेश्चन होता है कि सेल्स क्यों डिवाइड होती है, सेल सेल डिवीजन क्यों होता है, रीजन क्या है? रीजन क्या है सेल डिवीजन होने का? रीजन फॉर सेल डिवीजन। अच्छा, सेल के डिवाइड होने का जो रीजन है वो मेनली क्या होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देन हम लोग सेल साइकिल पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम लोग माइटोसिस और मियोसिस को देखेंगे। तो अगर बात की जाए रीजन फॉर सेल डिवीजन की, तो इसमें आपको याद रखना है कि सेल, जो कोई भी जो सेल होती है वो डिवाइड होती है, और इसको बताने के लिए कि उसके पीछे रीजन क्या है डिवाइड होने का, एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था हार्टविग। एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था हार्टविग। तो हार्टविग ने जो है क्या बोला था, हार्टविग ने एक थ्योरी दी थी। हार्टविग ने एक थ्योरी दी थी, और उस थ्योरी को बोलते थे कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स थ्योरी। इस थ्योरी का नाम क्या था? कैरियोप्लाज्मिक कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इंडेक्स थ्योरी। समझ में आ रहा है? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स थ्योरी एक थ्योरी थी जो कि हार्टविग ने दिया था। अच्छा, इस थ्योरी को और भी हम एक नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं इसको हम न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो थ्योरी भी कहते हैं। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक रेशियो रेशियो ठीक है ना, थ्योरी। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हार्टविग ने एक थ्योरी दी थी जिसको हम कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स थ्योरी या फिर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स थ्योरी, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो थ्योरी कहते हैं। और इसमें उन्होंने, हार्टविग ने क्या बोला था, हार्टविग ने एक बात बोली थी कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इसका रीजन होता है कि सेल डिवाइड होती है। सेल जो डिवाइड होती है उसका कारण उन्होंने क्या बताया था, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। अच्छा, अब ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है और इसको कैसे निकालते हैं? तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बेसिकली है क्या? तो आप जानते हो ना, सेल के अंदर दो पोर्शन होते हैं। एक तो आपका सेल है, तो सेल का साइटोप्लाज्म होता है, और दूसरा सेल का न्यूक्लियस होता है। सेल का बीच वाला पोर्शन, जो सेंट्रल पोर्शन है, जनरली वो न्यूक्लियस ऑक्युपाई करता है, और उसके साइड वाला जो पोर्शन होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म उसको कहते हैं ना, ये वाला पोर्शन जो है, ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म। तो इन दोनों का जो वॉल्यूम है, इन दोनों का जो वॉल्यूम होता है ना, वो वॉल्यूम क्या होता है, वो वॉल्यूम डिसाइड करता है कि सेल को कब डिवाइड होना है। यानी जो न्यूक्लियो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है और जो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म अंदर होगा, न्यूक्लियस में यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है ना, वो वॉल्यूम रीजन है सेल के डिवाइड होने का। एक्चुअली क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का एक रेशियो होता है, एक बैलेंस रेशियो होता है। जब तक ये दोनों एक बैलेंस अमाउंट में पाए जाते हैं तब तक सेल नहीं डिवाइड होती। और जब इन दोनों का जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम का बैलेंस बिगड़ता है,
ठीक है ना। जब वो वॉल्यूम जो जो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों का जो वॉल्यूम है उसमें जब कोई चेंज आता है तो उसकी वजह से आगे चलकर सेल में डिवीजन होता है। इसलिए तो इसको न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो भी कहा जाता है। इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो कि सेल तब डिवाइड होगी जब उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जिसको आप क्या बोलते हो, के आई भी बोलते हो। जब सेल का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बिगड़ जाता है तो फिर सेल डिवाइड होती है। और जब तक कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स नहीं बिगड़ता है, यानी जब तक उनके न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो में कोई बदलाव नहीं आता, बैलेंस अमाउंट में रहते हैं, तब तक सेल डिवाइड नहीं होती है। तो सेल की डिवाइड होने का रीजन होता है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का बिगड़ जाना। ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला होता है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का, के आई इज इक्वल टू वी एन अपॉन वी सी माइनस वी एन। इसको क्या बोलते हो, यहाँ पर वी एन क्या है, के आई तो जान रहे हो, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स यानी न्यूक्लियो और साइटोप्लाज्मिक, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर वी एन क्या होता है, तो वी एन मतलब आप जान गए होंगे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, यानी सेल का जो न्यूक्लियस है उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना, न्यूक्लियस, ये आपका वी एन हो गया। और आपका वी सी मीन्स वॉल्यूम ऑफ सेल, टोटल पूरी सेल का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सेल। अब सेल में तो दोनों आ जाएगा ना, न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म पूरा एक सेल है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सेल। और वी सी माइनस वी एन आपने आइडिया लगा लिया होगा कि इसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, कि जब हम क्या करेंगे पूरी सेल में से न्यूक्लियस के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो केवल साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम आ जाएगा ना, तो वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। तो बेटा ये जो एक मैंने फॉर्मूला बताया इसको इन जनरल ऐसे याद रखना, फॉर्मूला याद रखना। ये मैं रीजन बता रहा हूँ आपको कि सेल जो होती है वो डिवाइड क्यों होती है, उसके पीछे रीजन क्या होता है। सेल के डिवाइड होने के पीछे जो मेन रीजन होता है दैट इज कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स में हम बेसिकली न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म हो गया, और न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसका वॉल्यूम और सेल के जो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम है, ठीक है ना, उनको हम देखते हैं, उनके रेशियो को देखते हैं। अगर उसमें कोई बैलेंस, अगर वो बैलेंस अमाउंट में है, उनके उनके वॉल्यूम में बैलेंस बना हुआ है, तब तक तो सेल नहीं डिवाइड होगी। और जब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बिगड़ेगा तो फिर जो है, यानी उनके उनके वॉल्यूम में ज़्यादा फर्क आ जाएगा, तो फिर आगे चलकर फर्दर सेल डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना। अब ये जो मैंने बताया इसको आप थोड़ा ध्यान से फिर से एक बार सुने जो मैं बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि जो सेल जो होती है वो तब डिवाइड होती है जब उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या हो जाता है। सेल हमेशा तब डिवाइड होगी जब उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें बैलेंस जो था वो बिगड़ जाएगा, यानी ये डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना, ये अनबैलेंस हो जाएगा। तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है जब ये क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा या डिसबैलेंस या अनबैलेंस हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में जो है तभी फिर सेल जो है वो डिवाइड होगी। अच्छा, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक चीज जो स्मॉल सेल्स होती है ना, जो छोटी साइज की सेल्स होती है, छोटी साइज की सेल्स का मतलब जान रहे हो, जो यंग सेल होती है, यंग सेल जो नई बनी सेल होती है। तो जो यंग सेल होती है ना, उनके अंदर हमेशा जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की का जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है, हाई होता है। ध्यान रखिएगा, यंग सेल में कैरियोप्लाज्मिक यानी न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो होता है वो हमेशा क्या होता है, हाई होता है। ठीक है। और जो अच्छा, जब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का अमाउंट हाई रहेगा तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, इसका मतलब जानते हो क्या, इसका मतलब ये कि ऐसे सेल में क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म वो हमेशा कम होता है। ऐसी सेल में साइटोप्लाज्म क्या होता है, कम होता है, लो होता है। ठीक है ना। और जब साइटोप्लाज्म लो होगा, साइटोप्लाज्म का अमाउंट लो होगा, उसका वॉल्यूम लो होगा, तो उसकी वजह से इस सेल में जो है, इस स्मॉल सेल का जो न्यूक्लियस होता है ना, ये न्यूक्लियस पूरी तरह से सेल को कंट्रोल कर लेता है, फुली क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। ये न्यूक्लियस सेल को पूरी तरह से क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, उस पर नियंत्रण रख पाता है। इसको समझो कि जो स्मॉल सेल होती है उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स हाई होता है। अच्छा, और जब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, हमेशा याद रखना, जब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स हाई रहेगा तो उसका साइटोप्लाज्म जो रहेगा वो क्या रहेगा, लो रहेगा। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जब हाई रहेगा तो साइटोप्लाज्म क्या रहेगा, लो रहेगा। और जब साइटोप्लाज्म का अमाउंट लो रहेगा, तो साइटोप्लाज्म का अमाउंट लो होने की वजह से जो न्यूक्लियस होता है ना, वो प्रॉपर तरीके से अपनी पूरी सेल पर कंट्रोल रख पाता है। और जब न्यूक्लियस प्रॉपर तरीके से अपनी पूरी सेल पे कंट्रोल रख पाएगा ना, तो फिर सेल कभी डिवाइड नहीं होगी। तो सेल जो होती है वो क्या होती है, डिवाइड नहीं होती इस कंडीशन में। तो हमेशा याद रखेंगे सेल इस कंडीशन में क्या होगी, डिवाइड नहीं होगी, नो डिवीजन अकर, कोई डिवीजन नहीं होगा। ठीक है ना। एक केस तो ये मैंने बताया। दूसरा केस ये, अब इसका वाइस वर्सा, उसका उल्टा देखते हैं। जो बड़ी सेल होती हैं, लार्ज सेल होती हैं, और लार्ज सेल कौन सी होती हैं,
जो मेच्योर सेल्स होती हैं, एडल्ट सेल होती हैं, आप उसको चाहे मेच्योर बोलो या फिर आप उसको चाहे एडल्ट बोलो, तो जो एडल्ट सेल या फिर जो मेच्योर सेल्स होती है ना बेटा, उनकी अगर बात की जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमेशा याद रखेंगे इसको कि जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स या न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है वो हमेशा क्या हो जाता है, उल्टा लो हो जाता है। वो क्या हो जाता है, लो। अब जब वो लो हो जाएगा तो फिर हम क्या बोलेंगे, आप इसको याद करें, लो हो जाएगा तो इसका मतलब कि उसके अंदर साइटोप्लाज्म का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, हाई अमाउंट में हो जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब साइटोप्लाज्म जब हाई अमाउंट में हो जाएगा देन फिर न्यूक्लियस अब पूरी सेल पे प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं रख पाएगा। तो बड़ी सेल का के आई हमेशा क्या होता है, कम होता है। और बड़ी सेल का के आई कम होता है और जो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना। अच्छा, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जो सेल है ना वो क्या कर रही है, ग्रो कर रही, ग्रोथ कर रही है। सेल में ग्रोथ हो रही है, बड़ी सेल है ना, तो वो ग्रोथ कर रही है, इस वजह से उसके अंदर साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ऐसी कंडीशन में ये जो मेच्योर सेल है ना, इस मेच्योर सेल में जो न्यूक्लियस है वो अपनी पूरी सेल पर से जो कंट्रोल है उसको खो देता है, कंट्रोल लॉस हो जाता है। और जब कंट्रोल लॉस हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, डिवीजन अकर, यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा। तो कुल मिला के मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था, मैंने आपको ये बताया कि सेल डिवाइड क्यों होती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डिवीजन ऑफ सेल। तो यहाँ पर जो मेन, जो मैंने कॉन्सेप्चुअल रीजन आपको बताया वो ये कि यहाँ पर एक थ्योरी है, दैट इज कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स थ्योरी, व्हिच वाज गिवन बाय हार्टविग। दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो थ्योरी। और यहाँ पर उन्होंने बोला था हार्टविग ने कि जो सेल के डिवीजन के पीछे रीजन है दैट इज कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। व्हाट इज कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, उसको उन्होंने मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला बताया था कि आई इज इक्वल टू वी एन अपॉन वी सी माइनस वी एन, जहाँ पर वी एन मतलब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वी सी मतलब वॉल्यूम ऑफ सेल, वी सी माइनस वी एन मतलब वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ओवरऑल इसमें जो इसका कंक्लूजन था इस थ्योरी का, वो कंक्लूजन ये था कि जो के आई है यानी कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है, वो जब अनबैलेंस हो जाता है, ठीक है ना, यानी जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों का रेशियो बिगड़ जाता है तो ऐसी कंडीशन में ही सेल क्या होती है, डिवाइड होती है। अच्छा, यहाँ पर कंक्लूजन में ये भी बोला गया जो स्मॉल सेल्स होती हैं, जो नई सेल्स होती हैं, यंग सेल्स होती हैं, उनका के आई हमेशा हाई होता है। के आई हाई होगा तो साइटोप्लाज्म का अमाउंट लो होगा, ये याद रखने वाली चीज है। और साइटोप्लाज्म का अमाउंट लो होगा तो ऐसी कंडीशन में न्यूक्लियस प्रॉपर तरीके से पूरी सेल को कंट्रोल कर पाएगा और कोई डिवीजन नहीं होगा। लेकिन इसका उल्टा जब लार्ज सेल की बात करते हैं, मेच्योर या एडल्ट सेल की बात करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में के आई का जो वैल्यू होता है वो लो हो जाता है। के आई की वैल्यू लो हो जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि जो साइटोप्लाज्म होता है उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। और सेल का साइटोप्लाज्म ऑब्वियसली हाई होगा, ज्यादा होगा लार्ज सेल में, क्योंकि सेल, लार्ज सेल जो होती है वो ग्रोथ कर रही होती है। तो ऐसी कंडीशन में जब साइटोप्लाज्म ज्यादा हो जाता है तो वो न्यूक्लियस जो सेल के अंदर होता है ना, वो पूरी तरह से अब सेल को कंट्रोल नहीं कर पाता, यानी उसका जो कंट्रोलिंग था वो लॉस हो जाता है, नियंत्रण वो खो देता है। ऐसी कंडीशन में जैसे ही न्यूक्लियस अपनी सेल पे से कंट्रोलिंग लॉस कर देगा, खो देगा, तुरंत सेल क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये था रीजन सेल के डिवीजन का। तो अब ओवरऑल ये जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा, इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ना कि जो के आई है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, ये क्या होगा, ये होगा हाई। अगर के आई हाई होगा तो फिर क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म होगा वो क्या होगा, लो। ऐसे याद करने के लिए मैंने आपको, साइटोप्लाज्म क्या होगा बेटा, लो। जब के आई हाई होगा तो उस सेल का साइटोप्लाज्म क्या होगा, लो। अब सेल का साइटोप्लाज्म लो होगा तो डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियस प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर लेगा पूरी सेल को, तो नो डिवीजन अकर। सही है ना। अब दूसरा ये कि जब के आई क्या हो जाएगा, लो। जब के आई लो हो जाएगा यानी न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो की वैल्यू लो हो जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में साइटोप्लाज्म का जो अमाउंट होता है वो बढ़ जाता है, तो साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है, हाई। और साइटोप्लाज्म हाई हो जाएगा तो न्यूक्लियस जो है सेल पे से कंट्रोलिंग लॉस कर देगा और डिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, सेल डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना, डिवीजन अकर। ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, इसको आप अच्छे से देख लें। तो के आई हाई है तो साइटोप्लाज्म क्या है, लो है। और यहाँ पर के आई लो है, साइटोप्लाज्म क्या है, हाई है। सॉरी, के आई क्या है, लो है, और साइटोप्लाज्म क्या है, हाई है। ठीक है ना, इसको इस तरह से, के आई लो है और साइटोप्लाज्म क्या है, हाई। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सेल डिवाइड हो जाती है। तो ये एक एग्जैक्ट रीजन था जो मैं आपको बताना चाह रहा था, आपको समझ में आ गया होगा कि दिस वाज द रीजन बिहाइंड डिवीजन ऑफ सेल। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आगे हम लेंगे लास्ट में उसको। ठीक है। अच्छा देखो, जितने भी लिविंग्स होते हैं ना, जितने भी लिविंग्स होते हैं उनकी दो मेन प्रॉपर्टी होती है, टू मेन प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं,
एक तो प्रॉपर्टी ये होती है कि जितने भी लिविंग्स होते हैं दे कैन ग्रो, वो ग्रो करते हैं, उनकी सेल में ग्रोथ होती है, उनकी सेल जो होती है वो क्या करती है, ग्रोथ करती है। जितने भी लिविंग्स होते हैं उनकी सेल में ग्रोथ होती है, सेल में ग्रोथ होने से अल्टीमेटली बॉडी ग्रो करती है, ठीक है ना। दूसरी चीज, जितने भी लिविंग्स होते हैं सब में रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। वैसे तो लिविंग्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी पहले भी, ठीक है ना, बट इनमें से दो मेन प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन दोनों प्रॉपर्टीज का रिलेशन सेल डिवीजन से है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बोला कि लिविंग्स की जो है दो मेन प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी वाज, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सेल ग्रोथ एंड अनदर इज रिप्रोडक्शन। ये दो दोनों प्रॉपर्टी हैं, ये दोनों जो प्रोसेस है, इन दोनों प्रोसेस का जो रीजन है सेल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, इन दोनों का जो रीजन है वो, या ये दोनों जो है वो पॉसिबल तभी है, ये दोनों प्रॉपर्टी तभी पॉसिबल है जब क्या होगा, जब डिवीजन होगा, यानी सेल डिवीजन होगा। व्हेन सेल डिवीजन अकर, यानी जब सेल डिवीजन होगा, सेल डिवाइड होगी, तो उसी की वजह से ही ये दोनों प्रॉपर्टीज आती हैं, चाहे वो ग्रोथ हुई चाहे वो रिप्रोडक्शन हुआ, इन दोनों प्रॉपर्टीज के लिए सेल डिवीजन होना जरूरी होता है। सेल की ग्रोथ और सेल के रिप्रोडक्शन के लिए ये दोनों प्रोसेस, सेल ग्रोथ और सेल रिप्रोडक्शन, दोनों सेल डिवीजन की वजह से ही पॉसिबल हो पाते हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है ना। जैसे कोई भी सेल होती है, पेरेंट सेल है, सपोज ये क्या है, पेरेंट सेल है, ठीक है ना, दिस वाज पेरेंट सेल। तो ये पेरेंट सेल जो है ये क्या करेगी, डिवाइड होगी, हमेशा पेरेंट सेल क्या होगी, डिवाइड होगी, और इससे क्या बनेंगे, दो डॉटर सेल्स बनेंगी। ये डॉटर सेल्स भी आगे चलकर जब एडल्ट होंगी, मेच्योर होंगी, तो ये डॉटर सेल्स भी फर्दर आगे चलकर फिर से क्या करेंगी, डिवाइड होंगी, डिवाइड होंगी इस तरह से, ठीक है ना। और वो जो डॉटर्स बनेंगी वो भी आगे चलकर जब फर्दर मेच्योरिटी पे आएंगी, डिवीजन के स्टेज में आएंगे, तो वो भी डिवाइड होंगी। तो इस तरह से ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा और सेल्स जो है वो बनती रहेंगी, हमेशा एक नई सेल अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती रहेगी। ये चीज मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक तरह से, आप क्योंकि माइटोसिस मियोसिस हमें मेनली पढ़ना होता है सेल डिवीजन में, लेकिन अगर हम सेल साइकिल को नहीं जानते तो फिर हम कभी भी माइटोसिस मियोसिस को प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा शॉर्ट में सेल साइकिल को पढ़ लेना होता है, ठीक है ना। सेल साइकिल, तो सबसे पहले हम लोग सेल साइकिल देख लेते हैं ये क्या होता है। तो सेल साइकिल क्या है, तो हम जब सेल डिवीजन को समझते हैं ना, तो सेल डिवीजन को समझने के लिए हमको सेल साइकिल को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो एक्चुअली सेल साइकिल में क्या होता है, सेल साइकिल में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है सेल के अंदर। डीएनए क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन मींस डीएनए की कॉपी बनती है, डीएनए डबल होता है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है, सेल साइकिल ड्यूरेशन, सेल की साइकिल मींस सेल की लाइफ स्पैन। सेल जिस दिन सेल पैदा होती है, जिस दिन सेल बनती है, जिस दिन उसका फॉर्मेशन होता है, उस दिन से लेकर लास्ट दिन जिस दिन वो डिवाइड होती है, ठीक है ना। तो सेल के डिवीजन, सेल के फॉर्मेशन से लेकर नेक्स्ट डिवीजन तक का जो पूरा टाइम है, दैट ड्यूरेशन इज कॉल्ड सेल साइकिल। सेल जिस दिन बनी उस दिन से लेकर वो दिन जिस दिन वो सेल फर्दर आगे फिर डिवाइड करके अपनी डॉटर सेल बनाएगी और खुद खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो यानी उसकी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक उसकी पूरी लाइफ जो है ना, दैट इज सेल साइकिल। आप समझ रहे होंगे, सेल की स्टार्टिंग से लेकर सेल के फॉर्मेशन के टाइम से लेकर नेक्स्ट डिवीजन जब वो सेल करेगी, नेक्स्ट डिवीजन जब वो करेगी उस टाइम तो वो सेल खत्म हो जाएगी ना। तो फिर तो इसका मतलब उसकी जो ओवरऑल पूरी लाइफ स्पैन है उसी को हम सेल साइकिल कहते हैं। तो सेल साइकिल में मेनली क्या होता है, सेल साइकिल में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, सेल साइकिल में सेल की ग्रोथ होती है, भाई उसकी पूरी लाइफ है ना, तो उसकी पूरी लाइफ में कौन कौन से प्रोसेस होंगे, तो सेल की ग्रोथ होगी, ठीक है ना। और साथ साथ जो सेल डिवीजन आगे होने का, फॉर अल्टीमेटली तो सेल डिवीजन ही होगा ना लास्ट में। तो सेल फाइनली लास्ट में क्या होगी, सेल डिवाइड होगी। तो जो सेल डिवीजन के लिए जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल होते हैं, जो भी सेल डिवीजन के लिए जरूरी चीजें होती हैं, जितने भी रिक्वायर्ड सबस्टेंसेस होते हैं, उन सारे सबस्टेंसेस का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। उन सारे सबस्टेंसेस का फॉर्मेशन होगा कब, सेल साइकिल की ड्यूरेशन में। तो सेल की लाइफ में सेल के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, सेल की ग्रोथ होती है, और सेल फर्दर जब आगे चलकर डिवाइड होती है तो उस टाइम जो भी रिक्वायर्ड सबस्टेंसेस, जो डिवीजन के लिए, जो सेल के डिवीजन के लिए जिनकी जरूरत होती है, उन सारे सबस्टेंसेस को भी सेल अपनी लाइफ में ही बनाती है, ठीक है ना। तो सेल साइकिल में क्या होता है, सेल डिवीजन के लिए जो भी रिक्वायर्ड सबस्टेंसेस होते हैं, उन सारे रिक्वायर्ड सबस्टेंसेस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, और फाइनली क्या हो जाता है, फाइनली सेल डिवाइड। फाइनली क्या हो जाती है, सेल डिवाइड। सेल डिवाइड हो जाती है और डॉटर सेल्स बन जाती हैं, और वो जो मदर सेल थी वो खत्म हो जाती है, ठीक है ना बेटा। तो ये आपको, तो ये सेल साइकिल में ये इतने सारे इवेंट्स होते हैं, यानी इसको अगर हम कंक्लूजन अगर इसका दें, तो सेल साइकिल जो होगा उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, हाँ,
तो सेल साइकिल के अंदर क्या क्या होगा, तो सेल साइकिल में सबसे पहले तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन, ये एक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट जो सेल साइकिल में होता है। सेकंड वाज सेल ग्रोथ, सेल की ग्रोथ होगी, सेल प्रॉपर तरीके से ग्रो करेगी, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, उसकी साइज बढ़ेगी, ठीक है ना। और अल्टीमेटली आगे चलकर क्या हो जाएगा, सेल डिवाइड हो जाएगी। जब वो ग्रो कर जाएगी तो उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बिगड़ जाएगा, के बिगड़ जाएगा, और फिर न्यूक्लियस का कंट्रोल खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल फाइनली क्या कर जाएगी, डिवाइड कर जाएगी, तो सेल डिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ सेल साइकिल, जो मैंने यहाँ पे अभी आपको इस तरह से बताया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हाँ, इतना जो मैंने आपको बताया ये तो आपने देख लिया। अब हम लोग सेल साइकिल की फेजेस को पढ़ेंगे, सेल साइकिल की फेज पढ़ेंगे। तो फेज पढ़ने से पहले इसको मैंने इस तरह से कर दिया, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। चलिए हम लोग फेज पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें सेल साइकिल के कितने फेज होते हैं, तो जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी जो पूरी लाइफ साइकिल होती है उसमें कई फेजेस होते हैं, कई स्टेप्स में हम उनको बांट देते हैं, ठीक है ना। शुरुआत, जब उसका जन्म होता है, उसके बाद जब वो मेच्योर होता है, एडल्ट होता है, फाइनली वो फिर से ओल्ड, वो फिर फाइनली एकदम से क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो वीक होने लगता है और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना। तो एक पूरा जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो ड्यूरेशन लाइफ स्पैन होती है उसमें कई सारे स्टेजेस हो सकते हैं। तो वैसे ही सेल साइकिल जो होती है ना, उसमें भी कई सारे क्या होते हैं, फेजेस होते हैं। तो मैंने यहाँ पे हिंट डाली है, स्टेजेस और फेजेस, फेजेस ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल की फेजेस। तो बेटा मेनली सेल साइकिल में दो फेज होते हैं, आपने याद रखना है। सेल साइकिल, पूरी सेल की लाइफ को हम क्या करते हैं, पूरी सेल की लाइफ जो होती है ना, वो दो फेज में हम डाल, लेकिन सेल साइकिल पूरी सेल की ड्यूरेशन कितनी है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो बेटा, जो ड्यूरेशन है ना सेल साइकिल की, इसको पहले समझ लो। जो ड्यूरेशन जो सेल साइकिल की होती है वो अलग अलग सेल्स की अलग अलग होती है, यानी ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल जो है वो वैरी करती है, वो वैरी करती है, वैरी करती है ना, फ्रॉम सेल टू सेल, मतलब एक सेल से दूसरी सेल। अब बॉडी में अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग सेल है, हर ऑर्गन की अलग सेल है, हर ऑर्गन की कोई स्पेशल सेल है। तो हर बॉडी के हर एक पार्ट की जो सेल है, उन सेल्स का जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन यानी उनकी पूरी लाइफ जो है वो कितने वक्त तक जिंदा रहती है, ठीक है ना, वो अलग अलग हो सकता है, वो ड्यूरेशन अलग अलग हो सकती है। तो ड्यूरेशन जो होगी ना, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वो वैरी करेगी फ्रॉम सेल टू सेल, ये हमेशा याद रखना है चीज, कि जितनी भी दुनिया में सेल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सबकी सेल की सेल साइकिल एक फिक्स ड्यूरेशन की नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे ह्यूमन सेल है, तो अगर ह्यूमन सेल की बात करें, तो ह्यूमन सेल्स जो होती है वो 24 आवर्स में डिवाइड करती है, 24 आवर्स याद रहेगा। तो ह्यूमन सेल्स जो होती हैं वो क्या करती है, उनकी सेल साइकिल कितनी ड्यूरेशन की होती है, 24 आवर्स की होती है। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो ह्यूमन सेल्स होती हैं उनकी सेल साइकिल की ड्यूरेशन कितनी होती है, वो होती है 24 आवर्स, यानी हर 24 आवर्स में क्या करती हैं, वो डिवाइड कर जाती हैं। यही उसकी सेल साइकिल, वही उसकी टोटल लाइफ स्पैन। इसी तरह से अगर हम ईस्ट की बात करें, ईस्ट आप जानते हो ना, फंगस होता है, फंजाई है, ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई होता है, ठीक है ना। तो ईस्ट सेल होती है ना, वो तो 90 मिनट्स में ही क्या कर जाती है, डिवाइड कर जाती है, यानी उसकी जो सेल साइकिल है, ड्यूरेशन है, दैट इज ओनली 90 मिनट, ठीक है ना। तो एक मैंने एग्जांपल बताया कि ह्यूमन सेल 24 आवर्स में डिवाइड करती है, हर 24 आवर्स में डिवाइड करती है, नेक्स्ट 24 आवर्स में फिर से डिवाइड कर जाएगी। और ईस्ट सेल जो होती है वो 90 मिनट में डिवाइड करती है, यानी सेल टू सेल जो सेल साइकिल की ड्यूरेशन है वो क्या है, वेरी कर रही है। ये मैंने एक एग्जांपल लेके बताया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला कि फेजेस जो होते हैं, तो जो सेल साइकिल होती है उस सेल साइकिल के दो मेन फेज होते हैं, कितने, दो। तो सेल साइकिल कंसिस्ट टू मेन फेजेस। कौन कौन से फेजेस हैं बेटा, तो एक तो आपका हो जाएगा जो फर्स्ट फेज सेल का है स्टार्टिंग में, दैट इज कॉल्ड इंटरफेज, इंटरफेज। और दूसरा और लास्ट फेज जो होता है ये एम फेज है। तो ये दो दो फेज तुम्हारे हो जाएंगे, एक तुम्हारा हो जाएगा इंटरफेज और एक क्या हो जाएगा, एम फेज हो जाएगा, ठीक है ना। मैक्सिमम टाइम जो ड्यूरेशन होती है सेल साइकिल की वो इंटरफेज की होती है, यानी अप्रॉक्सीमेट 95% टाइम जो होता है सेल की लाइफ का वो इंटरफेज होता है। और लास्ट में जो 5% टाइम होता है, 5% टाइम वो क्या होता है, एम फेज होता है। तो यानी एम फेज जो है ना, एम फेज जो है वो केवल 5% टाइम, 5% टाइम उसमें लगता है। और इंटरफेज लंबी फेज है, सेल की पूरी लाइफ का 95% टाइम जो है वो इंटरफेज कहलाता है स्टार्टिंग का। और फाइनली लास्ट में जो 5% ड्यूरेशन होती है, टोटल ड्यूरेशन का 5% टाइम वो एम फेज में लगता है, उसको हम एम फेज बोलते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि जो सेल साइकिल होती है उसमें एक फेज लॉन्ग फेज होती है
और एक फेज जो होती है वो शॉर्ट फेज होती है। तो कौन सी फेज लॉन्ग है ये तो पता चल गया कि इंटरफेज क्या है, लॉन्ग फेज है, ये लंबे टाइम तक चलने वाला स्टेज होता है। और ये जो है आपका एम फेज, ये क्या है, शॉर्ट फेज है, ये क्या है, शॉर्ट फेज है। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग फेज और शॉर्ट फेज जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है ना, तो फेज जो यहाँ पे है वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, अच्छा, फेज, ठीक है। अच्छा, अब इतना जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये तो आपने कुछ समझा या सुना होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो क्वेश्चंस होंगे अभी आगे आप मैं आके बोलूंगा, फिर आप मुझसे पूछना। तो इंटरफेज और एम फेज बेसिकली सेल साइकिल को दो फेज में बांट दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर इंटरफेज लॉन्ग फेज है और जो शॉर्ट फेज है वो क्या है, एम फेज है। अच्छा, अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल, इसमें क्योंकि दो फेज हैं, एक आपका है इंटरफेज, इंटरफेज, और दूसरा आपका है एम फेज। इसके बाद ये टोटल उसकी सेल साइकिल की दो फेजेस हो गए। ठीक है ना, यहाँ पे जो इंटरफेज है ना, जैसा कि मैंने बताया कि ये लॉन्ग फेज है, लॉन्ग फेज है क्योंकि 95% टाइम तो इंटरफेज में ही लग जाता है। और ये शॉर्ट फेज है क्योंकि टोटल टोटल सेल साइकिल का केवल 5% टाइम इसमें यूज होता है, तो इसलिए शॉर्ट फेज है, शॉर्ट फेज है। अच्छा, इंटरफेज जो होता है ना, इंटरफेज को हम कह सकते हैं, इंटरफेज इज आल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज। It is also known as resting phase. Why it is called resting phase? Because in this phase cell do not divide. इसको हम इंटरफेज को क्या बोलते हैं बेटा, रेस्टिंग फेज कहते हैं। किस बेसिस पे, क्योंकि इस फेज में सेल डिवाइड तो होती नहीं है, सेल डिवाइड तो होती नहीं, तो इसलिए हम इस फेज को रेस्टिंग फेज इस बेसिस पे कहते हैं। मेटाबॉलिकली ये बहुत एक्टिव फेज होता है, बट ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन अगर बोलें तो सेल डिवीजन क्योंकि इस फेज में नहीं होता, इसलिए हम इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। और जो एम फेज है, दिस इज एक्टिव डिवाइडिंग फेज, एक्टिव डिवाइडिंग फेज याद रहेगा, क्योंकि ये फेज भले ही शॉर्ट होता है पर इस फेज में ही सेल क्या होती है, एक्चुअल में डिवाइड होती है। यानी जो माइटोसिस मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा या मियोसिस पढ़ाऊंगा, दैट इज एक्चुअली एम फेज। वो कहाँ होता है, एम फेज में होता है। माइटोसिस या मियोसिस जो तुम आगे पढ़ोगे मुझसे, वो एम फेज में ही होगा ना, तो इसलिए एक्टिव डिवाइडिंग फेज यही कहलाती है, कौन सी, एम फेज। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, अच्छा, यहाँ पे जो इंटरफेज है ना, इंटरफेज एक्चुअली होता क्या है, ये जो इंटरफेज है इसको भी हम फर्दर बांट सकते हैं, इंटरफेज को भी हम बांट सकते हैं। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हॉवर्ड, और एक थे पेल्क। ठीक है ना, तो मैं अभी आगे बताऊंगा। तो उन्होंने क्या किया था, ये जो इंटरफेज है इसको फिर से थ्री फेजेस में बांट दिया था, क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन था ना, तो इसलिए इसको इसको इन्होंने फिर से थ्री फेजेस में डिवाइड कर दिया था। एक आपका G1 फेज होता है, फर्स्ट वाला। सेकंड जो होता है दैट इज एस फेज। और थर्ड जो होता है उसको बोलते हैं G2 फेज, G2 फेज। तो ये बेटा ना इंटरफेज को फिर से बांटा गया, क्योंकि इंटरफेज लंबी ड्यूरेशन है सेल साइकिल की, तो उसको फिर से बांट दिया गया G1 फेज, एस फेज और G2 फेज में। याद रहेगा आप लोगों को। चलिए, अभी मैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से आपको क्लियर करता हूँ। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बेटा मैंने जैसा कि इंटरफेस के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो एक्चुअल में व्हाट इज इंटरफेस, इंटरफेस को कैसे बोला जाता है। तो इंटरफेस इज द ड्यूरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट एम फेज, ऐसे हम बोल सकते हैं। क्या बोला मैंने इंटरफेस के बारे में, इंटरफेज एक्चुअल में क्या है, इंटरफेज का मतलब, बिकॉज क्योंकि इसको ये रेस्टिंग फेज है ना, तो इंटरफेज जो होता है ये हमेशा ये एक ऐसा ड्यूरेशन, ये एक ऐसा फेज है जो आता है बिटवीन टू एम फेज, दो एम फेज के बीच में आता है, दो एम फेज के बीच में। कैसे, कोई भी सेल होती है जब वो बॉर्न होगी, वो बनेगी, तो सबसे पहले G1 फेज आएगा उसकी सेल साइकिल में, उसके बाद एस फेज आएगा, देन उसके बाद G2 फेज आएगा, आएगा कि नहीं है। फिर G2 फेज के बाद एम फेज आ जाएगा सेल साइकिल का, एम फेज में वो सेल डिवाइड कर जाएगी, डिवाइड करने के बाद क्या होगा, उसकी डॉटर सेल बनेगी, डॉटर सेल की भी सेल साइकिल स्टार्ट होगी। सबसे पहले G1 फेज आएगा, फिर एस फेज आएगा, फिर G2 फेज आएगा, फिर वो डॉटर सेल भी मेच्योर हो जाएगी और एम फेज में जाएगी और वहां डिवाइड करके उसकी डॉटर सेल बन जाएगी। अगेन ये G1 एस G2 ऐसे चलता रहेगा, है ना बेटा। यहाँ पर ध्यान दो कि G1 एस G2 क्या इंटरफेज है ना, मैंने अभी बताया ना कि इंटरफेज को थ्री फेजेस में बांट देते हैं, तो G1 एस G2 ही तो इंटरफेज हुआ ना। तो बेटा अब ध्यान दो कि इंटरफेज जो होता है उसके आगे भी एम है, उसके पीछे भी एम है।
है कि नहीं? तो इंटरफेज हमेशा कहाँ पड़ता है? बिटवीन टू एम फेजेस, दो एम फेजेस के बीच का जो समय है, दो एम फेजेस के बीच का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम है, दैट इज इंटरफेज। इस फेज में सेल ग्रो करती है, मेच्योर होती है, ठीक है ना, धीरे धीरे वो मेच्योर होती है और फाइनली एम फेज में जाकर वो डिवाइड हो जाती है। तो इंटरफेज इज द फेज विच इज प्रेजेंट बिटवीन टू एम फेज, बिटवीन टू एडजेसेंट एम फेज, दो एम फेज के बीच का जो स्टेज है उसको आप क्या बोलते हो? उसको क्या बोलते हो? इंटरफेज बोलते हो, ठीक है ना। बाकी मैंने एज ऑलरेडी आपको बताया कि इंटरफेज जो होता है वो सेल साइकिल का सबसे लंबा फेज होता है। तो इंटरफेज क्या होता है? लॉन्गेस्ट फेज है सेल साइकिल का, क्योंकि एम फेज तो केवल 5% टाइम लेता है। तो इंटरफेज क्या होता है? लॉन्गेस्ट फेज है किसका? सेल साइकिल का। एक तो ये बात याद रखना, ठीक है ना। और इंटरफेज में क्या होता है ना, जो क्रोमेटिन होते हैं ना, क्रोमेटिन न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमेटिन होते हैं ना, थ्रेड्स होते हैं ना क्रोमेटिन। तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क जो होते हैं ये विजिबल होते हैं। एक क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होते हैं? विजिबल होते हैं, दिखते हैं। क्या दिखते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क यानी क्रोमेटिन थ्रेड्स दिखते हैं। क्रोमेटिन थ्रेड्स दिखते हैं, इसका मतलब क्रोमोसोम नहीं दिखते। क्रोमोसोम नहीं दिखेंगे बेटा, वो तो कब दिखेंगे? आगे जब एम फेज में आए, माइटोसिस मेयोसिस पढ़ते हैं, दैट टाइम क्रोमोसोम वाज क्लियर। तो उस टाइम क्रोमोसोम क्लियर होते थे ना, तो इसलिए अभी क्या है कि जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो विजिबल होंगे केवल इंटरफेस में, सेल के न्यूक्लियस में। बट क्रोमोसोम जो होगा वो नहीं विजिबल होगा। क्रोमोसोम जो होगा वो क्या होगा? वो विजिबल नहीं रहेगा, नॉट विजिबल। ये विजिबल नहीं होगा, क्लियर नहीं रहेगा। आपको केवल क्या दिखेंगे? क्रोमेटिन्स दिखेंगे, ठीक है ना, इंटरफेज में। जैसा कि मैंने बताया, इसको हम रेस्टिंग फेज कहते हैं, इंटरफेज को। तो वाई वी कॉल्ड इट रेस्टिंग फेज? रेस्टिंग फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टाइम क्या होता है, सेल के अंदर कोई डिवीजन वाला प्रोसेस, माइटोसिस या मियोसिस तो होता नहीं। तो ड्यू टू नो डिवीजन अकर, क्योंकि कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, इस वजह से हम सेल को क्या बोलते हैं? हम इस ड्यूरेशन को, इंटरफेस को, यानी G1 G2 तीनों को साइमल्टेनियसली मिलाकर इंटरफेस बोलेंगे ना, तो उसको हम ओवरऑल क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें, लेकिन अगर हम उसको मेटाबॉलिकली परसेप्शन से देखें, मेटाबॉलिकली इस सेल के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस कितने ज़्यादा चल रहे हैं इस टाइम, तो अगर हम मेटाबॉलिक परसेप्शन से देखें, पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मेटाबॉलिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंटरफेज में जो सेल होती है ना, वो बहुत एक्टिव होती है, मोस्ट एक्टिव होती है, याद रखेंगे। अगर हम अगर हम मेटाबॉलिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो मेटाबॉलिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंटरफेज है ये सबसे ज़्यादा एक्टिव स्टेज होता है, सबसे ज़्यादा एक्टिव स्टेज होता है मेटाबॉलिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तब तो डिवीजन नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको रेस्टिंग फेज कह रहे हैं। तो we called interphase a resting phase because here in this phase no division is occur. But मेटाबॉलिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो ये मोस्ट एक्टिव फेज होती है, तब हम इसको रेस्टिंग फेज नहीं बोलते हैं इंटरफेज को। तो ये भी अब बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले वाली स्लाइड में कि एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हॉवर्ड। हॉवर्ड, ठीक है ना, हॉवर्ड। और एक और थे, उनका नाम था पेक। पेक या पेल्क। तो हार्वर्ड और पेल्क ने जो है क्या किया था, इन्होंने डिवाइड किया था इंटरफेस को। इन्होंने इंटरफेस को डिवाइड किया था कितने स्टेजेस में? ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया था, इंटरफेस को 3 स्टेजेस में इन्होंने डिवाइड कर दिया था। 3 स्टेजेस में, 3 फेजेस या 3 स्टेजेस में क्या कर दिया था? डिवाइड कर दिया था। कौन कौन सा? तो मैंने जैसा अभी फिर से लिखा था एक बार मैंने, G1 फेज, सेकेंड वाज G2 S फेज। पहले G1 आएगा, फिर S आएगा, और उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद G2 आएगा। तो ये सीरियल वाइज आपको याद रखना है, ऐसा नहीं कि कोई भी पहले जो भी मन किया जो पहले कर लिया, नहीं, पहले G1 फेज, फिर S फेज, और लास्ट में क्या होगा? G2 फेज। दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ, 3 सब स्टेजेस और सब फेजेस ऑफ इंटरफेज, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है? हमको आगे अब इन सारे स्टेजेस को, यानी G1 S G2 और फाइनली M फेज लास्ट में पढ़ लेना है। सब में क्या क्या होता है वो मुझे पढ़ना है। तो मैं बहुत आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ, आप आराम से सुनो पहले केवल बात को। सबसे पहला फेज क्या आता है? G1 फेज। देखो बेटा, एक फेज के कई सारे नाम होते हैं। G1 फेज भी हम इसको कहते हैं, हम इसको कह सकते हैं गैप, गैप वन फेज। G1 फेज को पहला फेज है ना, G1 फेज को गैप वन फेज भी कहा जाता है। हम इसको पोस्ट माइटोटिक फेज भी कह सकते हैं। वाई वी कॉल्ड इट पोस्ट माइटोटिक फेज? हम इसको पोस्ट माइटोटिक फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि एम फेज के बाद आता है, एम फेज के बाद
इससे पहले वाली जो सेल होगी उसका एम फेज जो होगा उसके बाद ही तो जीवन फेज नेक्स्ट सेल का आ जाएगा ना। तो जीवन फेज के पहले जो फेज था वो कौन सा था, एम फेज था। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं, ठीक है ना। या फिर हम इसको प्री सिंथेसिस फेज भी कह सकते हैं, प्री सिंथेसिस। तो जीवन फेज इज ऑल्सो नोन एज प्री सिंथेसिस फेज, वाई, बिकॉज आफ्टर जीवन फेज एस फेज अकर, क्योंकि जीवन फेज के बाद नेक्स्ट फेज कौन सा आएगा, एस फेज, एस मीन सिंथेसिस, तो एस फेज आ जाएगा। तो एस फेज से पहले आ रहा है ना जीवन फेज, तो इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्री सिंथेसिस फेज कह रहे हैं, क्योंकि ये एस फेज से पहले आ रहा है, इसलिए हम जीवन फेज को क्या बोल रहे हैं, प्री सिंथेसिस फेज। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, इसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस फेज में क्या होता है, सेल जो है वो डिसीजन लेती है कि उसको डिवाइड करना है या फिर नहीं होना है, यानी सेल डिसीजन लेती है टू डिवाइड, टू, मतलब कि सेल क्या करती है, डिसाइड करती है, डिसीजन लेती है कि उसको आगे डिवाइड होना है या फिर नहीं होना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक तो ये चीज इसमें होती है, डिसीजन लेती है सेल। सेकंड चीज कि सेल के अंदर इस फेज में क्या होता है, पहली फेज है ना जीवन फेज, तो इस फेज में क्या होता है, सेल ग्रोथ होती है। सेल ग्रोथ का मतलब क्या, सेल ग्रोथ का मतलब कि सेल की साइज हो गई, सेल का वॉल्यूम हो गया, ये सब क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये सब चीज, क्योंकि वो अभी छोटी सेल है ना, डॉटर सेल है ना, अभी तो बनी है ना वो जीवन फेज, तो उसकी लाइफ साइकिल का पहला फेज है ना सेल साइकिल का, इसका मतलब अभी वो बहुत छोटी सी सेल है, डॉटर सेल है। तो वो धीरे धीरे क्या कर रहेगी, अब ग्रो करेगी, उसकी साइज बढ़ेगी, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और साथ साथ वो डिसीजन भी लेगी कि उसको आगे चलकर डिवाइड होना है या फिर नहीं होना है। समझ में है ना बात। अच्छा, तो सेल साइज बढ़ेगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, आरएनए है, प्रोटीन है, इन सब का सिंथेसिस होगा। तो आरएनए सिंथेसिस होगा इसके अंदर, समझ रहे हो ना। और प्रोटीन की सिंथेसिस, तमाम तरह के एंजाइम्स, प्रोटीन, ये सब बनेंगे। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन ही तो होते हैं। तो एंजाइम्स और प्रोटीन्स जो होते हैं ना, वो सब यहाँ पे क्या होंगे, उन सब का फॉर्मेशन होगा। तो आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, सेल साइज इंक्रीज होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो ये सब ओवरऑल क्या हो गया, ग्रोथ हो गई। समझ में आ गई बात ना। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है, सम टाइम क्या होता है कि जो सेल होती है ना, सेल जो होती है वो क्या करती है, वो जीवन फेज से नेक्स्ट फेज क्या आएगा, एम फेज आएगा। बट जीवन फेज से वो एम फेज में ना जाकर वो चली जाती है कहाँ पर, एग्जिट कर जाती है। जीवन फेज से सेल एम फेज में न जाकर वो क्या करती है, वो एग्जिट कर जाती है, यानी जीवन फेज से सेल एग्जिट, जीवन फेज से सेल एग्जिट कर जाती है। और एग्जिट कर जाएगी, तभी एग्जिट करेगी जब सेल ने ये डिसीजन लिया है कि सेल को डिवाइड नहीं होना है, वो सेल अब डिवाइड नहीं होना चाहती। अगर वो डिवाइड नहीं होना चाहती तो कभी वो एम फेज में नहीं जाएगी, फिर तो वो जीवन फेज से एग्जिट कर जाएगी, कहाँ पर, वो चली जाएगी एक दूसरे फेज में, जिसको हम बोलते हैं जी जीरो फेज। क्या बोलते हैं, जी जीरो फेज, याद रहेगा, जी जीरो फेज, जिसको हम क्यूसेंट फेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूसेंट, याद रहेगा, शांत प्रावस्था, क्यूसेंट फेज। तो बेटा व्हाट इज क्यूसेंट फेज और जी जीरो फेज, जी जीरो फेज जो होता है वो कभी कभी हम देखते हैं कि सेल साइकिल में पहली जो फेज है, इंटरफेज का पहला फेज, यानी ओवरऑल जीवन फेज पहला फेज बना, तो सेल साइकिल के जीवन फेज में यूजुअली क्या होता है, सेल जो होती है वो ग्रो करती है और डिसीजन लेती है डिवाइड होने का, और फिर वो आगे ये डिसीजन लेती है कि उसको डिवाइड होना है, और वो चली जाती है एम फेज में, ठीक है ना। उसके बाद फिर जी टू फेज, फिर लास्ट में जो है, सॉरी, जीवन फेज के बाद एस फेज में चली जाती है, देन उसके बाद वो जी टू और फिर लास्ट में एम फेज में जाती है। ये जनरली होता है। बट कभी कभी क्या होता है, जीवन फेज से सेल एग्जिट कर जाती है और जी जीरो फेज में चली जाती है। जी जीरो फेज में जब सेल चली जाती है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये सेल अब डिवीजन नहीं करना चाहती, ये सेल डिवाइड डिवाइड नहीं होती। तो जी जीरो फेज में जो सेल चली जाती है तो वो डिवीजन नहीं करती, ठीक है ना, नो डिवीजन, नो डिवीजन अकर, अगर वो जी जीरो फेज में चली गई तो। एम फेज में ना जाकर कहाँ चली गई, जी जीरो फेज में चली गई। समझ में आ गई। अब जैसे कुछ एग्जांपल इसके, जैसे हमारे हार्ट सेल, हमारी जो बॉडी में हार्ट होता है, हमारा हमारा जो हार्ट है, यानी जो हमारा दिल है, हृदय है, उसके बारे में बात करें एग्जांपल के फॉर्म में, तो जो कुछ सेल्स होती हैं, जैसे हमारी जो हार्ट सेल होती है, अब ये हार्ट सेल्स जो होती है ना, हार्ट सेल जो होती है ये डिवाइड नहीं करती, डू नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं करती, और ये डिवाइड नहीं करती, और ये जो होती हैं ये जी जीरो फेज में इंटर कर जाती हैं, एंड इंटर, कहाँ इंटर कर जाती हैं, इनटू जी जीरो फेज, जी जीरो फेज,
तो हार्ट की जो सेल्स होती हैं, हार्ट सेल्स जो होती हैं वो G0 फेज में डिवाइड कर जाती हैं, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन एक चीज अब आप याद रखिए, मैंने अभी बोला कि G0 फेज में सेल तभी जाएगी जब उसको डिसीजन उसने ये लिया है कि उसको डिवीजन नहीं करना है। अगर उसने ये डिसीजन लिया है कि उसको डिवीजन करना है, तब वो G0 फेज में मतलब वो एग्जिट नहीं करेगी G1 फेज से, तो फिर वो आगे सेल साइकिल में प्रोसीड करेगी और एस फेज में जाएगी ना, जैसे एज जनरली वो जाती है, ठीक है ना। लेकिन फिर मैंने बोला कि अगर वो G0 फेज में चली जाएगी तो फिर वो डिवीजन नहीं करेगी, ठीक है ना, इसीलिए तो वो G0 फेज में गई है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि G0 फेज में जाने के बाद भी सेल कभी कभी क्या करती है, G0 फेज में जाने पर भी सेल फिर से डिवाइड हो सकती है, मतलब G0 फेज में जाने के बाद भी सेल फिर से डिवाइड हो सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि ये सेल जो G0 फेज में चली गई, G0 फेज में वो अगेन कैन डिवाइड अगेन, वो फिर से डिवाइड हो सकती है। कब? कब? इन केस ऑफ, देखो इसमें कुछ कंडीशन है। पहला कि जैसे उसको कोई आउटर सिग्नल मिले, याद रखेंगे, आउटर सिग्नल, सेल को कोई आउटर सिग्नल, सेल कभी डिवाइड होगी G0 फेज में जाने के बाद भी वो डिवाइड हो सकती है, वो तब जब उसको कोई बाहर से सिग्नल दिया जाएगा, तब वो सेल डिवाइड होगी। दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कि G0 फेज में जाने के बाद भी सेल तब डिवाइड हो सकती है या फिर से उसके अंदर डिवीजन की कैपेबिलिटी आ जाती है, और वो तब जब उस सेल को डैमेज्ड और इंजर्ड सेल को रिप्लेस करना होगा। यानी जो G0 फेज में सेल जाती है वो सेल्स क्या करती हैं, डैमेज्ड, बॉडी में ऑलरेडी जो डैमेज्ड और जो इंजर्ड सेल्स होती हैं, जो सेल्स ऑलरेडी डैमेज हो गई हैं, डेड हो गई हैं, इंजर्ड हो गई हैं, ऐसी सेल्स को क्या करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, ऐसी सेल्स को बदलने, इनकी जगह पर नई सेल्स को लाने के लिए, तब ये सेल क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। तो डैमेज्ड और इंजर्ड सेल को रिप्लेस करने के लिए ये क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं, या फिर इनको कोई बाहर से सिग्नल दिया जाए तो फिर ये क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। ये दो केसेस मेनली होते हैं जब G0 फेज में जाने के बाद भी सेल डिवाइड कर सकती हैं, ठीक है ना, ये होता है। बट इन जनरल G0 फेज में सेल तभी जाएगी जब उसको डिवीजन नहीं करना होगा, तो वो उसने डिवीजन को क्विट कर दिया, डिवीजन के डिसीजन को उसने क्विट कर दिया, वो एग्जिट कर गई G1 फेज से और G0 फेज में चली आई। ये मैंने आपको पढ़ाया पहला फेज, जिसको आप क्या बोलते हो, G1 फेज। सेल साइकिल की दूसरी जो फेज आती है बेटा, उसको हम बोलते हैं एस फेज। तो जल्दी से एस फेज भी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, पहले सारा पढ़ लेते हैं इकट्ठे, फिर आप देखना। फिर एस फेज को हम सिंथेसिस फेज कहते हैं, ऑलरेडी मेंशन किया, पहले वाले फेज में ही बता दिया था कि एस फेज को क्या बोलते हैं, सिंथेसिस। व्हाई इट इज कॉल्ड सिंथेसिस फेज, क्योंकि इस फेज में क्या होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है। इस फेज में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, इस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। सेल के अंदर क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए डबल हो जाता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, एक से कितने हो जाते हैं, दो डीएनए बन जाते हैं, तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। यानी इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये कि अगर अगर मान लो कि इससे पहले कौन सा फेज था, G1 फेज था, तो मान लो कि अगर G1 फेज में जो डीएनए का जो कंटेंट, डीएनए कंटेंट है G1 फेज में, इससे पहले वाली फेज में, G1 फेज में अगर डीएनए कंटेंट कितना है, 2C है, कितना है, 2C है, तो क्या होगा, देन नाउ, तो फिर क्या होगा, अब क्या होगा, एस फेज में क्या हो जाएगा, एस फेज में ये जो डीएनए का कंटेंट है ये अब 2C से डबल हो जाएगा और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4C। क्या समझ में आ रहा है कि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और G1 फेज जो एस फेज से पहले वाला फेज था उसमें उस सेल के अंदर जो भी डीएनए रहा होगा, उस डीएनए की जितनी भी अमाउंट रही होगी, एस फेज में उस डीएनए के उतने अमाउंट का डबलिंग हो जाएगा। यानी एस फेज में सपोज किया गया कि अगर G1 फेज में डीएनए कंटेंट 2C है, तो अब एस फेज में आने के बाद उस सेल के अंदर डीएनए का कंटेंट 2C से कितना हो जाएगा, 4C हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है बेटा, कि क्रोमोसोम्स का डबलिंग नहीं होता, ये याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रोमोसोम्स का डबलिंग नहीं होता। ये नोट में मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। क्या चीज, कि यहाँ पर एस फेज में क्रोमोसोम्स की डबलिंग नहीं होती। क्रोमोसोम की डबलिंग जो होती है, डबलिंग यानी क्रोमोसोम डबल नहीं होता, क्रोमोसोम की डबलिंग क्या होती है, नहीं होती। टेक्स प्लेस मतलब सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो डबल नहीं होते हैं। मतलब कि अगर मान लो, सपोज करो कि अगर G1 फेज में क्रोमोसोम कितने थे,
अगर फॉलो सपोज कर ले G1 फेज में क्रोमोसोम जो थे वो कितने थे, 2n थे, कितने थे, 2n थे बेटा। तो फिर क्या होगा, तो फिर अब क्या होगा, तो फिर अब जो है ये जो फेज आएगा आपका कौन सा वाला फेज, एस फेज जो आएगा, इस एस फेज में क्रोमोसोम जो रहेंगे वो अभी भी कितने रहेंगे, 2n ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि वो 4n हो जाएंगे। समझ में आ गई बात ना। तो G1 फेज में जितने क्रोमोसोम्स थे उतने ही क्रोमोसोम एस फेज के बाद भी रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि एस फेज के बाद क्रोमोसोम जो होते हैं वो एस फेज में डबल हो जाते हैं, लेकिन डीएनए डबल होता है, केवल क्रोमोसोम डबल नहीं होते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। समझ में आ गई बात ना। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और याद रखें, क्योंकि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ना, तो एस फेज में क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो इसलिए यहाँ पर डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, आपने सुन रखा होगा। मैं आपको कभी अगर डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। एक एंजाइम होता है, उसको डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं, ठीक है ना। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक्टिव रहता है एस फेज में। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या रहता है बेटा, एक्टिव रहता है, याद रहेगा। इस फेज में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या रहता है, एक्टिव रहता है, ठीक है ना। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या रहता है, एक्टिव रहता है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, एक्टिव रहेगा। समझ में आ रही है बात ना। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे एक्टिव होता है, और साथ साथ एस फेज में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन जो होती है, हिस्टोन प्रोटीन उसका भी सिंथेसिस होता है। मैंने आपको ऑलरेडी हिस्टोन प्रोटीन पढ़ाया हुआ है। हिस्टोन प्रोटीन का भी सिंथेसिस कहाँ होता है, सेल साइकिल की एस फेज में होता है। और सेंट्रियोल्स का भी रेप्लिकेशन होता है। सेंट्रियोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे जब मैं आपको माइटोसिस और मियोसिस पढ़ाऊंगा तो आप देखिएगा, सेंट्रियोल्स होते हैं वो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, और स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स को क्या करते हैं, खींच के लेकर जाते हैं, अपोजिट पोल्स पर लेके जाते हैं। इवन वो न्यूक्लियस के डिवीजन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। तो ओवरऑल एस फेज में क्या क्या हुआ, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस हुई, सेंट्रियोल्स का रेप्लिकेशन हुआ, लेकिन क्रोमोसोम की डबलिंग नहीं हुई। ये आपको समझना है। चलिए, ये तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, और अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि एस फेज के बाद अगला जो फेज आता है दैट इज G2 फेज। कौन सा फेज, G2 फेज। अच्छा, G2 फेज क्या होता है, G2 फेज क्या होता है, तो जरा सा मैं आपको अगर G2 फेज के बारे में बताऊं, G2 फेज के बारे में मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है ना। G2 फेज क्या होता है, तो बेटा G2 फेज जो है ना, G2 फेज जो है उसमें क्या होता है, उसको प्री माइटोटिक फेज कहते हैं। बोर्ड अभी आपको दिखेगा थोड़ी देर में। G2 फेज को क्या बोलते हैं, प्री माइटोटिक फेज कहते हैं। G2 फेज इज ऑल्सो कॉल्ड प्री माइटोटिक फेज। इसको क्या बोलेंगे बेटा, प्री माइटोटिक फेज बोलेंगे। क्यों इसको बोलेंगे G2 फेज को प्री माइटोटिक फेज, क्योंकि M फेज अभी आपने पढ़ा है ना, अभी आपने S फेज पढ़ा है ना, S फेज के बाद G2 फेज अब आ गया, G2 फेज के बाद फिर क्या आएगा, M फेज आएगा। तो G2 फेज के बाद क्योंकि M फेज आता है, तो इसलिए हम G2 फेज को क्या बोल सकते हैं, प्री माइटोटिक फेज, बिकॉज इट कम्स बिफोर M फेज, M फेज से पहले आता है, इसलिए हम G2 फेज को क्या बोलते हैं, प्री माइटोटिक फेज। अच्छा, हम इसको ये भी तो बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट सिंथेसिस फेज, क्योंकि अभी हमने एस फेज पढ़ा, और एस फेज के बाद अब नेक्स्ट फेज आया G2 फेज, एक्स फेज एस फेज से बाद आया है, एस फेज पहले आया उसके बाद G2 फेज आया है ना। तो इसलिए हम इसको और क्या बोल सकते हैं, हम इसको पोस्ट सिंथेसिस फेज भी कह सकते हैं, क्योंकि पोस्ट मीन्स बाद में होता है, तो ये एस फेज के बाद आया है, इसलिए हम इसको पोस्ट सिंथेसिस फेज बोलते हैं। क्योंकि ये एम फेज से पहले आया, इसके बाद एम फेज आनेगा, तो इसलिए हम इसको प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं। तो ये आपको पता चल गया। तो ये आपका तीसरा फेज है G2 फेज, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, G2 में क्या होगा, अब G2 में फिर से क्या होगा, सेल ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। सेल ग्रोथ पहले वाले फेज में हो रही थी ना, G1 फेज में मैंने आपको बताया था ना कि प्रोटीन्स बनती हैं, आरएनए बनता है, और साथ साथ सेल के अंदर क्या होता है, साइज इंक्रीज होती है, उसको वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है ना, और एंजाइम्स बनते हैं। तो सेल की ग्रोथ जो रहेगी वो यहाँ पर भी क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, मतलब यहाँ पर भी सेल धीरे धीरे और ग्रो करती रहेगी कंटिन्यूसली, इसमें भी ग्रोथ होती रहती है, तो कंटिन्यू रहेगी इसमें। इस फेज में क्या होगा, सेल की ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है विच इज कॉल्ड ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन आपने सुना होगा कि ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होती है, ट्यूबुलिन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन विच मेक स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फाइबर आप जानते हो, स्पिंडल फाइबर आपने सेंट्रोसोम का भी पढ़ा होगा, तो अभी आगे आएगा माइटोसिस में बताऊंगा कि जो सेंट्रोसोम होता है सेल के, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होता है, उसके अंदर दो जो है सेंट्रियोल्स होते हैं। तो उनसे क्या होती है, एस्टर रेज ऐसे निकलती हैं। ये एस्टर रेज आगे चलकर क्या बनाती हैं, स्पिंडल फाइबर बनाती हैं।
जो क्रोमोसोम्स को क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स को खींचने का काम करते हैं पोल्स पर। समझ में आ रही बात ना। तो ये जो स्पिंडल फाइबर हैं, दीज आर एक्चुअली मेड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स। और माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के। तो बेसिकली स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल्स को कहा जाता है। स्पिंडल फाइबर जो होता है उसमें अराउंड 97% क्या होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, 3% क्या होता है, आरएनए होता है। तो याद रखो कि 97% ट्यूबुलिन प्रोटीन स्पिंडल फाइबर में होता है और 3% आरएनए होता है। स्पिंडल फाइबर्स मींस माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है ना, स्पिंडल फाइबर्स एक्चुअली माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, ऐसा कह सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, सेल डिवीजन के टाइम में आप इसको पढ़ोगे, मैं इसको बताऊंगा आगे जब मैं मियोसिस माइटोसिस पढ़ाऊंगा वहां यही पढ़ना ही है। तो अभी याद रखो कि ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन बोर्ड है नहीं है ना, हमारा। अच्छा मैं इसको दिखा देता हूँ बोर्ड को। तो ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन एक्चुअल में क्या करती है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वो स्पिंडल फाइबर को बनाती है। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या करती है, स्पिंडल फाइबर को बनाती है, ये स्पिंडल फाइबर को बनाती है। ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होती है वो क्या बनाती है, स्पिंडल फाइबर को बनाती है। तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो यही होता है, कहाँ पर, एस फेज में, एस G2 फेज में। ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन G2 फेज में होता है। तो एक तो सेल ग्रोथ होती है, दूसरा ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है G2 फेज में, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पर क्योंकि अब G2 फेज के बाद नेक्स्ट M फेज आएगा, लास्ट फेज आ जाएगा, तो यहाँ पर एक्चुअल प्रिपरेशन होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअल प्रिपरेशन फॉर डिवीजन। सेल एक्चुअल में, रियल में प्रिपेयर होती है, किसके लिए, डिवीजन के लिए, एक्चुअल प्रिपरेशन ऑफ डिवीजन। क्योंकि अब G2 फेज के बाद M फेज आ जाएगा, तो सेल वास्तविक जो तैयारी है, जो एक्चुअल प्रिपरेशन है डिवीजन करने की, वो कहाँ हो रही है, एक्चुअल प्रिपरेशन जो डिवीजन करने की हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, वो यहीं पर हो रही है, कहाँ पर, G2 फेज में, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर कुछ इवेंट्स क्या मैंने बताया कि सेल ग्रोथ यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी, ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो आगे चलकर स्पिंडल फाइबर्स में को बनाएगी, और एक्चुअल प्रिपरेशन जो डिवीजन का है वो इसी फेज में हो रहा है, यानी वास्तविक तैयारी जो हो रही है सेल के डिवीजन के लिए वो इसी फेज में होती है, किसमें, G2 फेज में होती है। फाइनली G2 फेज के बाद अब आ जाता है इंटरफेज, खत्म हो गया क्योंकि G1 S और G2 ये तीनों क्या थे, इंटरफेज थे। तो अब नेक्स्ट फेज जो आएगा दैट इज M फेज। तो सेल साइकिल का शॉर्ट ड्यूरेशन वाला 95% टाइम जिसमें लगता है M फेज में, वो आ जाएगा। M फेज को हम और क्या बोलते थे, एक्टिव डिवाइडिंग फेज बोलते थे। तो M फेज को हम क्या बोलते थे, एक्टिव डिवाइडिंग फेज, एक्टिव डिवाइडिंग फेज। ये तो मैंने कई बार बताया, क्योंकि इसी फेज में क्या होता है, डिवीजन होता है, क्योंकि इसी फेज में क्या होता है, सेल क्या करती है, डिवाइड करती है। तो सेल डिवीजन जो होता है ना, सेल डिवीजन वैसे मेनली वो दो मेथड से होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस, जो भी है। तो सेल चाहे वो माइटोसिस कर रही होगी या मियोसिस कर रही होगी, कौन सी सेल माइटोसिस करती है, कौन सी सेल मियोसिस करती है, ये एक अलग सब पॉइंट हो गया, एक अलग तरह का जो है डिस्कशन हो गया। बट इन जनरल बॉडी की जो सेल्स होती है, जो सोमैटिक सेल्स होती है, वो माइटोसिस करती हैं, और जो जर्मिनल सेल्स होती हैं, जो जर्मिनल सेल्स होती हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर होती है, वो मियोसिस करती है। तो खैर, तो सेल डिवीजन जो होगा ना, आइदर मियोसिस और माइटोसिस जो भी है, तो जो सेल डिवीजन है वो यहीं पर होगा। तो सेल डिवीजन आकर, तो सेल डिवीजन कहाँ होगा, सेल डिवीजन आपका एम फेज में होगा, ये चीज आपको याद रखना है। तो एक्चुअली डिवीजन कहाँ हो रहा है, सेल डिवीजन जो हो रहा है वो एम फेज में हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, हम एम फेज को फर्दर दो स्टेजेस में बांट सकते हैं, एक आपका कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, इन सब को हम आगे पढ़ेंगे। अभी एम फेज को तो हम लोग को माइटोसिस मियोसिस पढ़ना ही आगे ना, तो एम फेज ही तो माइटोसिस है, तो हम लोग तो उसको अलग से पढ़ेंगे ना। तो कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड स्टेज इज साइटोकाइनेसिस। तो एम फेज को हम कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में क्या कर सकते हैं, डिवाइड। अच्छा, कैरियोकाइनेसिस मींस सबसे पहले क्या होता है, सेल का जो न्यूक्लियस होता है, सेल का न्यूक्लियस वो क्या करता है, डिवाइड करता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है। आफ्टर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जब दो डॉटर न्यूक्लियस बन जाते हैं एक सेल के अंदर, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन है, साइटोप्लाज्म डिवाइड कर देता है। एंड आफ्टर द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं, ठीक है ना। सपोज करिए क्या है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, और इस सेल में ये क्या है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, सेल हो गई, और ये इसका न्यूक्लियस हो गया। तो अब ये सेल क्या करेगी, ये सेल क्या करेगी, जब एम फेज में जाएगी तो सबसे पहले इसके न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, एन डी मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। तो जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो इस सेल में कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है। दिस प्रोसेस कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ वन न्यूक्लियस टू टू न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस का बनना क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस कहलाता है।
एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर न्यूक्लियाई इनसाइड द सेल, फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, यानी कि साइटोप्लाज्म जो है उसका डिवीजन होगा। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, और साइटोप्लाज्म का डिवीजन जब होगा तो सेल का जो न्यूक्लियस है ना, वो जो 2 न्यूक्लियस बने उनके बीच में साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा। और जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन इस तरह से हो जाएगा, उसके बाद फिर आगे चलकर आप देखोगे कि आपको 2 सेल्स दिखाई देगी, इस तरह से 2 सेपरेट सेल, अलग सेल दिखाई देगी पूरी तरह से। तो ये 2 सेल्स बन जाएंगी, 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगी, इनको क्या बोलेंगे, डॉटर सेल्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये होता है क्या, एम फेज में। समझ में आ गई बात ना, इसको आप क्या बोलते हो, एम फेज बोलते हो। तो ओवरऑल आपने बुक्स में देखा होगा सेल साइकिल का डायग्राम भी बना होता है, आपने देखा होगा सेल साइकिल का डायग्राम बुक में बना होता है, ठीक है ना। राउंड राउंड सा डायग्राम, इस तरह से सेल साइकिल का क्या होता है, एक डायग्राम होता है ऐसे, ठीक है ना। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ सेल साइकिल, ऐसा राउंडेड बना दोगे, ठीक है ना। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको G1 G2 सब दिखाना है इस तरह से, ठीक है। तो एक जनरल मैं ऐसे बना रहा हूँ, बाद में आप उसको सही से बना लेंगे। तो ये मान लो क्या हो गया, ये इतना जो हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका एस फेज हो गया, ये एस फेज हो गया, ये G1 फेज हो गया। तो सबसे पहले G1 आता है, फिर एस आता है, एस के बाद क्या आता है जी, G2 आता है। तो ये क्या हो गया, G2 फेज हो गया, ये आपका G2 फेज हो गया, ठीक है ना। ये ड्यूरेशन की बेसिस पे किसी को ज्यादा किसी को कम कर रहे हैं। और G2 फेज के बाद फिर क्या आता है, S के बाद G2, और G2 के बाद फिर M आ जाता है। तो ये क्या है, M फेज हो गया। अब क्योंकि M फेज में 2 फेजेस मैंने बताया, एक आपका बताया है कैरियोकाइनेसिस, और एक आपका बताया साइटोकाइनेसिस, यही तो ये देखिए, ये मैंने ऐसे कर दिया, और यहाँ पर क्या कर दिया, ये इतना क्या है, कैरियोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस इसमें भी आप फिर से बांट सकते हो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। आगे हम लोग माइटोसिस में पढ़ेंगे ये सारी चीजें, और मियोसिस में। दिस इज प्रोफेज, मेटाफेज, ठीक है ना, ये एनाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो डायग्राम तो आप बुक से भी बना सकते हो, नेट से भी बना सकते हो, कहीं से भी। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये ओवरऑल ये चारों फेजेस कहाँ गए, ये कैरियोकाइनेसिस में आ गए, ठीक है ना। ये कैरियोकाइनेसिस के स्टेजेस है। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइटोकाइनेसिस, ठीक है सर। अच्छा, कभी कभी मैंने बताया था कि एक G0 फेज भी होता है, तो उसको भी यहाँ पे बना सकते हो, G0 फेज। तो कभी कभी सेल जो होती है वो G0 फेज में भी चली जाती है, G1 फेज से S फेज में ना जाकर कहाँ चली जाती है, G0 फेज में चली जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर देखा जाए, तो एक जो सेल होती है, एक जो इस तरह की सेल होती है, वो क्या होती है, वो डिवाइड करती है, और डिवाइड करके फाइनली क्या होता है, वो G1 फेज, फिर उसके बाद S फेज में DNA का सिंथेसिस, फिर G2 फेज में उसके अंदर कंटिन्यू रहती है ग्रोथ, और साथ साथ G2 फेज में एक्चुअली प्रिपरेशन होती है। फिर वो एम फेज में इंटर करती है, ठीक है ना, एम फेज में इंटर करती है, और एम फेज में एक्चुअली क्या होता है, उसका डिवीजन होता है। तो एम फेज में वो इंटर करती है, एम फेज में माइटोसिस या मियोसिस, जिस भी नेचर की वो सेल है, वो अपना एम फेज में वो अपना डिवीजन करती है। और उसके बाद जो है फाइनली क्या होता है, 2 डॉटर सेल्स इस तरह से आफ्टर एम फेज जब पूरा हो जाएगा, उसके बाद क्या बन जाएंगी, 2 डॉटर सेल्स इस तरह से बन जाती है, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या हो गई, सेल साइकिल हो गई, ठीक है ना। इसका एक अच्छा सा डायग्राम अपनी कॉपी में आप बना सकते हैं, बुक से भी, नेट से भी, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, मैंने आपको पढ़ा दिया सेल साइकिल, और सेल डिवीजन का जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन था वो मैंने आपको पढ़ा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे माइटोसिस, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस।